आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे लौह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म। तो लौह चुंबकत्व अभी हमने दो चुंबकत्व पढ़े हैं, तो हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं अगर इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये बहुत शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। अभी तक जो हमने पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म पढ़ा उसमें शक्तिशाली वर्ड शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये जो लौह चुंबकत्व है बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। उनमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, अर्थात वे चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग से, यहाँ पर से लिखना भूल गया है, क्षीण भाग से शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, अर्थात वे चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई चुंबक हो उसको लोहे के पास रख दो तो आकर्षण ही होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता। तो मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। कह रहा है किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं या आयनों या अणुओं का भी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए, अनुचुंबकीय मतलब चुंबक के अनुदिश, अनुदिश का मतलब पैरामैग्नेटिज्म। तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, तो जाहिर सी बात है कि जो लौह चुंबकत्व पदार्थ है वो पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में, जिसे डोमेन कहते हैं, सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है कि एक स्थूल आयतन अगर लिया जाए जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, तो वहाँ देखें तो जो संरेखण है यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक ही दिशा में हो जाती हैं। तो वही कह रहा है कि एक स्थूल आयतन में, जिसे डोमेन कहते हैं, सब एक साथ एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये चीज़ इसमें होती है। तो जो डोमेन होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जब लौह चुंबकीय पदार्थ में, तो सारे एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इस सहकारी प्रभाव की व्याख्या के लिए क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता होती है, जो इस पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र से बाहर है। तो अगर हम ये डोमेन जो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो इसकी अगर हम व्याख्या करना चाहें तो ये क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करेंगे, जो हमारे कोर्स से बाहर है, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है। तो जितने भी डोमेन होंगे उनका कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म होता है। प्रारूपी डोमेन का आकार 1 मिलीमीटर है और एक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रत्येक डोमेन होते हैं उनका खुद का चुंबकीय गुण यानी चुंबकत्व होता है, और प्रत्येक डोमेन का आकार लगभग 1 मिलीमीटर होता है और एक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु होता है, 10⁻11। प्रथम दृष्टया चुंबकन एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने पर यादृच्छिक रूप से बदलता है तथा कुल पदार्थ में कोई चुंबकन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे
हम किसी चीज़ को अगर समझें कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इसके पास 100 रुपये हैं, इसके पास भी 100 रुपये हैं। तो अलग अलग हैं तब भी 100 रुपये हैं। अगर ए के पास हम कह दें 200 रुपये हैं और बी के पास कह दें 0 रुपये हैं, तब भी कुल मिला के टोटल करने पर 200 रुपये ही आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो डोमेन हमारे होते हैं, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, जो कह रहा है कि प्रथम दृष्टया चुंबकन एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने पर यादृच्छिक रूप से बदलता है। जैसे ए और बी में पैसे की मात्रा बदल रही थी, वैसे रैंडमली बदलता है। यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से। ये प्रॉपर्टी है किसी तत्व की या किसी यौगिक की या किसी सब्सटेंस की। तो कहने का मतलब ये है कि बदलता तो है यादृच्छिक रूप से, लेकिन कुल अगर जोड़ा जाए तो टोटल चुंबकन 0 होता है। तो कुल मिलाकर के टोटल अगर देखा जाए तो जैसे प्लस का 100 है और माइनस का 100 है, तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ प्लस का 100 है और यहाँ पर माइनस का 100 है। अगर जोड़ा जाए तो 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें अगर टोटल देखा जाए मैग्नेटिज्म तो 0 ही होता है। केवल डोमेन जो एक दूसरे से अलग हैं उनमें अगर मात्रा देखी जाए तो यादृच्छिक रूप से चुंबकत्व उनमें अलग अलग होता है, यानी लगातार एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाने पर बदलता है। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो 0 होता है। जैसे कोई एटम है यानी परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। मतलब हम लोग मानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ा जाए तो हकीकत में जो एटम है वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, लेकिन धनावेश ऋणावेश दोनों होता है। तो उसी प्रकार से चुंबकत्व तो होता है इन पदार्थों पे, लेकिन अगर कुल पदार्थ के चुंबकत्व की बात करें तो 0 होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। कह रहा है यह चित्र 5.8 में दिखाया गया है। जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाते हैं तो डोमेन B0 के अंदिश उन्मुख होने लगते हैं और साथ ही भी डोमेन जो B0 की दिशा में है साइज में बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं, तब बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए 5.8 A और B बनाए गए हैं। यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया गया, देखिए यहाँ B0 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो जो डोमेन है उनमें कोई भी संरेखण नहीं है, यानी अरेंजमेंट नहीं है। जिसकी जो मर्जी है उधर देखिए तीर लगाया गया, यानी उधर गति हो रही है। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सारे ये जो तीर लगे थे संरेखित हो रहे हैं, धीरे धीरे सब दिशा उधर ही हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही संरेखण हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाते हैं तो डोमेन B0 के अनुदिश उन्मुख होने लगते हैं और साथ ही वे डोमेन जो B0 की दिशा में है साइज में बढ़ने लगते हैं। तो जो डोमेन B0 की दिशा में है वो साइज में बढ़ने लगते हैं और जो दिशा में नहीं है वो उसी दिशा में उन्मुख होते हैं, यानी उसी दिशा में जाने लगते हैं। डोमेन का अस्तित्व और B0 के अंदिश उनके होने वाली गति केवल अनुमान नहीं है, मतलब ये जो हम देख रहे हैं केवल अनुमान नहीं है, वास्तविकता भी है। लौह चुंबकीय पदार्थ के पाउडर को किसी द्रव में छिड़क कर उसके निलंबन को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसकी यादृच्छिक गति को देखा जा सकता है। मतलब ये हम सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अगर माइक्रोस्कोप में लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसको बुरादा बना लिया जाए और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में उसको देखा जाए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो ये संरेखण आप देख सकते हैं।
चित्र 5.7b वो स्थिति दर्शाता है जब सभी डोमेन पंक्तिबद्ध हो गए हैं और उन्होंने घुल मिलकर एक अकेला विशाल डोमेन बना लिया है। तो 5.2b जिसमें B0 था चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें देखा कि संरेखण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो रहा है। इसको आप लोग फिगर में देख सकते हैं, देखिए बना हुआ है फिगर 5.8b एलाइंड डोमेन यानी संरेखित डोमेन। देखिए B0 लगाया गया तो B0 की दिशा में संरेखण हो रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि इस प्रकार एक लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक संकेंद्रित हो जाती हैं। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, बहुत अधिक संकेंद्रित हो जाती है। संरेखित नहीं, संकेंद्रित यानी कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि जैसे ये कोई गोला है, सर्किल है, इसमें ये सर्किल है, इसमें ये सर्किल है, तो इसका सेंटर सबका एक ही होता है, इन्हें कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कोई एक तार है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है, वो करंट के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करेगा। तो वही संकेंद्रित वर्ड इसीलिए यूज किया गया है। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार एक लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक संकेंद्रित हो जाती हैं। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ का नमूना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर चलने को प्रवृत्त हो जाता है। तो एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ का नमूना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर चलने को प्रवृत्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रिक हो जाती हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है शक्तिशाली, उधर की ओर जो है चलने की प्रवृत्ति हो जाती है, जो भी पदार्थ हम लोग लेते हैं उसकी। कह रहा है हम यह सोच सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र हटा लेने पर क्या होगा। अगर बाह्य क्षेत्र हटा ले तो क्या होगा, तो कुछ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन बना रह जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप देखे होंगे कि जैसे पेचकस होता है तो उसको काफ़ी दिन तक उसकी नोक को किसी चुंबक में छुआए रहिए, तो कुछ दिन बाद उस पेचकस में भी लोहे की कील पकड़ लेने का गुण आ जाता है। तो वही कह रहा है कि कुछ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन बना रह जाता है। ऐसे पदार्थ को कठोर चुंबकीय पदार्थ या कठोर लौह चुंबक कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो जिन पदार्थों में चुंबकत्व बना रह जाता है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद, तो उन्हें हम लोग कठोर चुंबकीय पदार्थ या कठोर लौह चुंबक कहते हैं। एल्निको जैसे लोहा, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। एल मतलब एल्युमिनियम, नी मतलब निको, को मतलब कोबाल्ट, हाँ एल मतलब उसी लोहा, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें एल्निको का मतलब लोहा, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एवं तांबा का एक मिश्रातु है, यानी एलॉय है। तो ऐसे ही ये वो एक पदार्थ है और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध लोड स्टोन दूसरा पदार्थ। तो एल्निको और लोड स्टोन जो पदार्थ हैं, इनमें लौह चुंबकत्व तो रह जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है। इन पदार्थों से स्थायी चुंबक बनते हैं और इनका उपयोग चुंबकीय सुई बनाने के अलावा अन्य कार्यों में भी होता है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि इनमें चुंबकत्व तो रह जाता है, तो इसीलिए इन पदार्थों का उपयोग एल्निको और लोड स्टोन का उपयोग हम लोग स्थायी चुंबक यानी परमानेंट चुंबक बनाने में करते हैं, और इनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र सुई बनाने के अलावा अन्य कार्यों में भी होता है। दूसरी ओर लौह चुंबकीय पदार्थों की एक श्रेणी होती है जिनका चुंबकन बाह्य क्षेत्र को हटाते ही खत्म हो जाता है।
नर्म लोहा ऐसा ही एक पदार्थ है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकत्व बना रहता है, जैसे एल्निको और लोडस्टोन। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद चुंबकत्व नहीं बना रह जाता, तो वो है नरम लोहा। तो उचित रूप से ही ऐसे पदार्थों को नर्म लोहा चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बहुत से तत्व लौह चुंबकीय हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम आदि। तो ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ। तो नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ यानी जिनमें चुंबकत्व नहीं रह जाता है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद, तो उनमें लोहा, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम ये सब आ जाते हैं। और जिनमें रह जाता है उनमें लोडस्टोन और एल्निको आ जाता है। एल्निको में लोहा, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एवं तांबा इनका बना हुआ मिश्रात यानी एलॉय होता है। इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता 1000 से अधिक होती है। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं हमारे, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद चुंबकन नहीं रह जाता है, उनमें चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता 1000 के आसपास होती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो एल्निको है, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब मटेरियल जो हैं ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, या हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। इसके बाद सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे हमारा आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम ये सब आ जाएंगे। और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अगर देखी जाए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो 1000 से ज़्यादा होती है। आगे कह रहा है कि लौह चुंबकीय गुण भी ताप पर निर्भर करता है, और पर्याप्त उच्च ताप पर एक लौह चुंबक अनचुंबक बन जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर गर्म कर दिया जाए तो उच्च ताप पर ये अनचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाता है। ताप बढ़ने पर डोमेन संरचनाएं विघटित होने लगती हैं। ताप बढ़ने पर चुंबकन का विलोपन धीरे धीरे होता है। तो ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो डोमेन में जो ये, इसको मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से मान लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी लेकर के ये अपने हिसाब से मोशन करने लगते हैं। तो जो ये संरेखण होता है बिगड़ जाता है। जब संरेखण बिगड़ेगा तो धीरे धीरे चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर खत्म हो गया। अब सारांश है तो इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि चुंबकत्व विज्ञान एक प्राचीन विज्ञान है। यह अत्यंत प्राचीन काल से ज्ञात रहा है कि चुंबकीय पदार्थों में उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करने की प्रवृत्ति होती है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते थे, तो वही स्थिति यहाँ भी है। किसी छड़ चुंबक को काट कर 2 भागों में विभाजित करें तो 2 छोटे चुंबक बन जाते हैं। अगर किसी छड़ को काट कर 2 भाग में अगर बांट दें तो दोनों भाग चुंबक बन जाते हैं। चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते। जाहिर सी बात है कि दोनों भाग जब चुंबक बन जाते हैं तो चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। जब एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को समांग चुंबकीय क्षेत्र भी में रखते हैं, होमोजीनस यानी एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है जब एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को समांग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। ध्यान दीजिए, कुल बल शून्य होता है
कुल बलाघूर्ण शून्य नहीं होता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई ये रख दें पदार्थ, मान लीजिए कोई छड़ है, तो इसको घुमाने के लिए, चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही, इसको घुमाने के लिए इस पॉइंट पर एक बल इधर लग जाए और इस पॉइंट पे एक बल इधर लग जाए, तो ये दोनों बल बराबर होंगे। और चूंकि बल की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आपस में घट जाएंगे, क्योंकि बल हमारा सदिश राशि। तो टोटल बल कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो टोटल 0 तो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बल लग नहीं रहा है। तो वही कह रहा है इस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। बल आघूर्ण m क्रॉस b होता है। देखिए बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसको घुमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा -m.b होती है, जहां हमने शून्य ऊर्जा को उस विन्यास में लिया है जब m चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करें तो फार्मूला होगा -m.b, जहां हमने शून्य ऊर्जा को उस विन्यास में लिया है जब m चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है। तो शून्य स्थितिज ऊर्जा कब ली गई है? जब m और b आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, और जब 90 डिग्री पर होंगे तो m.b mb cos थीटा होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है लंबाई l m चुंबकीय आघूर्ण m का एक छड़ चुंबक लीजिए। तो एक हमें दंड चुंबक लेना है, छड़ चुंबक लेना है, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं। तो उसकी लंबाई l है और चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट उसका m है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, अगर इसका मध्य बिंदु हो, मान लीजिए चुंबक है, कोई चुंबक है, इसके मध्य बिंदु, और यहाँ से r दूरी पर, मान लीजिए ये r दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो r दूरी पर जो r ज़्यादा है l से, इसका मतलब ये r इसके बाहर होगी, क्योंकि अगर इसकी लंबाई ये l ले लें तो ये बिंदु होगा, तो r ज़्यादा है चूँकि l से, तो बाहर होगा। तो इस छड़ के कारण चुंबकीय क्षेत्र b का मान होगा अक्ष के अनुदिश। अगर एक्सिस के अनुदिश देखें तो b बराबर 0/2 पाई m/r³, और अगर विषुवत वृत्त के अनुदिश, विषुवत रेखा के अनुदिश देखें तो -μ0 m/4 पाई r³ होगा। तो ध्यान दीजिए ये विषुवत रेखा यानी इसके लंबवत दंड चुंबक की लंबाई के, और ये जो है ये हमारा ये एक्सिस है। तो इसको ध्यान देना है कि जब एक्सिस पे हम रहेंगे, अगर ऐसे खड़ा कर देते हैं तो आधा इधर हो जाएगा, तो ऐसे इसका आधा कर देना है। तो यहाँ पर 1/2 है, इसका आधा 1/4 है। फार्मूला याद करने के तरीके। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। तो चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने आपको बताया था याद करने के लिए कि कोई पाइप है अगर, और उस पाइप में पानी जा रहा है, मान लीजिए पाइप है, पानी जा रहा है ऐसे और इधर से निकल रहा है, तो जितना पानी जा रहा है उतना निकल रहा है, तो कुल कितना पानी इस पाइप में बचेगा? 0, क्योंकि जितना जा रहा है उतना तो निकल जा रहा है। तो कुल आने वाला बंद पृष्ठ कुल जाने वाले बंद पृष्ठ के बराबर जब हो जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फार्मूला है φb समेसन यानी सभी क्षेत्रफल अंशों डेल्टा एस के लिए b.Δs बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है माना कि कोई पदार्थ एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 में रखा है। चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा के हिसाब से H बराबर B0/μ0, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H। सब NCERT में पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी
पदार्थ का चुंबकन कैपिटल एम इसका द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन है। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि जो पदार्थ का चुंबकन है इसको कैपिटल एम कहते हैं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन है। तो जो चुंबकन है यह द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन है। और आयतन क्यों लिया गया, तो हमने आपको बताया था कि जैसे कागज का पृष्ठ है उसमें केवल लंबाई चौड़ाई है तो हम क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ में ऊंचाई भी है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो उसके आयतन की बात करेंगे। तो कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए आयतन की बात है। पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0H प्लस M होता है। सब फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि रैखिक पदार्थ के लिए M इक्वल टू काई H, जिससे कि B बराबर म्यू H। तो M इक्वल टू काई H और B बराबर म्यू H एवं काई पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। जो काई होता है यह पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, द थ्री क्वांटिटी काई, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर है हमारा, एवं मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू है, और काई हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है और म्यू हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आ गया, आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर है एवं चुंबकनशीलता म्यू है। तो म्यू बराबर म्यू 0 म्यू आर होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। तो ये सारे फार्मूले बॉक्स में बंद कर लीजिए और इनको याद करना। कह रहा है चुंबकीय पदार्थों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय। बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान ऋणात्मक और प्रायः बहुत कम होता है। अनचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान धनात्मक एवं बहुत कम होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान धनात्मक एवं बहुत अधिक होता है, और ये B एवं H के रैखिक संबंधों से भी पहचाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग NCERT में पढ़ चुके हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर लंबे समय के लिए लौह चुंबकीय गुण दर्शाते हैं स्थायी चुंबक कहलाते हैं। टेम्परेचर को ध्यान देना है, नॉर्मल टेम्परेचर। तो सामान्य ताप पर अगर लंबे समय तक के लिए लौह चुंबकीय गुण रखते हैं तो इन्हें हम स्थायी चुंबक कहते हैं। अब देखिए भौतिक राशियां हैं, इनके मात्रक लिखे गए हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान देख लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि गतिमान आवेशों धाराओं, भाई गतिमान आवेश है तो आवेश प्रवाह की दर ही धारा होती है, तो चाहे गतिमान आवेश कहें चाहे धारा कहें एक ही बात। तो गतिमान आवेशों आबलिक धाराओं के माध्यम से चुंबकीय प्रकरणों की संतोषजनक समझ सन 1800 ईस्वी के बाद पैदा हुई। लेकिन चुंबकों के दैशिक गुणों का प्रौद्योगिकी उपयोग इस वैज्ञानिक समझ से 2000 वर्ष पूर्व होने लगा था। तो समझ तो 1800 ईस्वी में आई, लेकिन चुंबकों का दैशिक गुणों का प्रौद्योगिकी उपयोग यानी जो व्यापार है उसमें उपयोग करना, ये बहुत 2000 साल पहले, यानी जब 1800 ईस्वी में समझ पैदा हुई इससे 2000 साल पहले होने लगा था। अतः अभियांत्रिक अनुप्रयोगों के लिए वैज्ञानिक समझ का होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि जो मैकेनिक होता है वो कार को बना लेता है, वो इंजीनियर नहीं होता, मैकेनिक होता है। तो इंजन के बारे में आप स्टडी किए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैकेनिक भी बना लेता है, वो इंजीनियर की तरह डिग्री थोड़ा लिया है। तो वही कह रहा है कि अतः अभियांत्रिकी अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक समझ का होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है।
आदर्श स्थिति यह है कि विज्ञान और अभियांत्रिकी एक दूसरे से सहयोग करते हुए चलते हैं। कभी विज्ञान अभियांत्रिकी को आगे बढ़ाता है तो कभी अभियांत्रिकी विज्ञान को। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो, वैज्ञानिक समझ हो। आइडियली साइंस एंड इंजीनियरिंग गो हैंड इन हैंड। जो विज्ञान है और प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियरिंग है, ये एक साथ चलते हैं। वन लीडिंग एंड असिस्टिंग द अदर इन टेंडम। एक मतलब दूसरे को बढ़ाती है तो कभी दूसरी पहले को बढ़ाती है, ये कहने का मतलब। तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। कह रहा है एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता। यदि आप एक चुंबक को काट कर 2 टुकड़े करते हैं तो आपको 2 छोटे चुंबक प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत पृथक धनात्मक एवं ऋणात्मक विद्युत आवेशों का अस्तित्व है। तो 2 चुंबकीय ध्रुव अकेले नहीं रह सकते, लेकिन 2 चार्ज प्लस और माइनस वाले अकेले रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण E 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, जो आवेश का सूक्ष्मतम मान होता है। इससे कम आवेश नहीं हो सकता। अन्य सभी आवेश न्यूनतम इकाई आवेश के पूर्ण गुणांक होते हैं। दूसरे शब्दों में आवेश क्वांटीकृत होता है। हमें ज्ञात नहीं है कि एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व क्यों नहीं है अथवा विद्युत आवेश क्वांटीकृत क्यों होता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में न्यूनतम आवेश होता है और किसी पदार्थ का अगर आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के वो कितने गुना है ये हम बता पाएंगे। तो इसी को आवेश का क्वांटीकृत होना है, क्वांटीकृत होना हम लोग कहते हैं। और ये हम लोग अभी तक वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए कि चुंबक का एक ध्रुव संभव क्यों नहीं है। कह रहा है इस तथ्य का कि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता एक परिणाम यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत हैं और बंद लूप बनाती हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब चुंबक का एक ध्रुव अकेला क्यों नहीं अस्तित्व में है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं और बंद लूप बनाती हैं। क्या होता है कि वो बंद लूप बना लेती हैं, जैसे सर्किल होता है वृत्त। इसके विपरीत विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं या अनंत में लीन हो जाती हैं। अब देखिए कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई के मान में अत्यल्प अंतर से पदार्थ के व्यवहार में मूलभूत अंतर पाया जाता है। जैसे प्रति चुंबकीय और अनचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार में अंतर। तो परिचुंबकीय पदार्थों के लिए इकाई का मान -10⁻⁵ होता है, जबकि अनचुंबकीय पदार्थों के लिए इकाई बराबर +10⁻⁵ होता है। तो प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक के लिए निगेटिव में है इकाई की वैल्यू और पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव है इकाई की वैल्यू। तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय पदार्थों के लिए इकाई की वैल्यू है इसमें अत्यल्प अंतर, बहुत छोटा अंतर अगर हो जाए तो पदार्थ के गुण में परिवर्तन आ जाता है। जैसे -10⁻⁵ है तो वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन +10⁻⁵ है तो पैरामैग्नेटिक या अनचुंबकीय। अब आगे कह रहा है कि अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर परिपूर्ण प्रतिचुंबक यानी परफेक्ट डायमैग्नेटिक भी होते हैं। तो जो सुपर कंडक्टर है ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है। इसके लिए काई = -1, म्यू r = 0, म्यू = 0। तो सुपर कंडक्टर के लिए काई की वैल्यू निगेटिव में होती है -1, म्यू r हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी 0 है और परमिबिलिटी 0 है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः इसके बाहर ही रहता है। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक के हमेशा बाहर रहता है, जैसा हमने पीछे एनसीईआरटी में फिगर देखा था। एक मनोरंजक तथ्य यह है कि यह पदार्थ एक परिपूर्ण चालक भी है।
सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। परंतु ऐसा कोई चिरसम्मत सिद्धांत नहीं है जो इन दोनों गुणों में एक सूत्रता ला सके। कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट डायामैग्नेटिक भी है और अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर भी है। तो कैसे हैं ये दोनों गुण एक साथ, ये बात समझ में नहीं आती है। कह रहा है परंतु ऐसा कोई चीज सम्मत सिद्धांत नहीं है जो इन दोनों गुणों को एक सूत्रता ला सके। बार्डीन, कूपर एवं थ्रीफर ने एक क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत, बीसीएस सिद्धांत जिसको कहते हैं, दिया है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है कि कूपर सीफर ने बीसीएस थ्योरी दी, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है, जिसको इनके नाम के वजह से बार्डीन, कूपर एंड सीफर है, तो बीसीएस थ्योरी कहा गया। कह रहा है बीसीएस सिद्धांत 1957 में प्रस्तावित किया गया और बाद में 1970 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई। प्रतिचुंबकत्व सर्वात्रिक है, यानी डायामैग्नेटिज्म, यह सभी पदार्थों में विद्यमान है, परंतु अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में यह बहुत क्षीण होता है और इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। तो जो हमारा प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिज्म है, यह सभी पदार्थों में विद्यमान है, लेकिन जो अनुचुंबकीय हैं यानी पैरामैग्नेटिक हैं या फेरोमैग्नेटिक हैं, इनमें बहुत क्षीण डायामैग्नेटिक गुण पाया जाता है। हमने पदार्थों का प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व एवं लौह चुंबकीय रूपों में वर्गीकरण किया है, लेकिन चुंबकीय पदार्थों के इनके अलावा भी कुछ प्रकार हैं, जैसे लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलौह चुंबकीय, स्पिन कांच आदि, जिनके गुण बहुत ही असामान्य एवं रहस्यमय। तो कह रहा है जो प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनके अलावा भी वर्गीकरण है चुंबक का, जैसे लघु लौह चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक, प्रतिलौह चुंबकीय, स्पिन कांच आदि, जिनके गुण बहुत ही असामान्य एवं रहस्यमयी। तो यहाँ पर देखिए फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक, स्पिन ग्लास, ये सब है विद प्रॉपर्टीज विच आर एग्जोटिक एंड मिस्टेरियस, यानी बहुत ही रहस्यमयी है और असामान्य। तो ये और भी चुंबकों के गुण हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब अभ्यास के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।